है सर कि आपको पता है सर, रामनगर का सरकारी हॉस्पिटल पे मैं वीडियो बनाया हूँ और बहुत सारे लोगों से ये सवाल किया हूँ सर। उसकी जो कचराई है वो ख़त्म नहीं होता है सर, वहाँ पे बहुत गंदगी है सर। अगर एमपी बनते हैं तो क्या सर यह साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है, जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र में सरकारी अस्पताल आता है, उसकी व्यवस्था सही होगी सर? अगर मुझे मौका मिलेगा तो अच्छा ही नहीं, सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा। और मैं हर एक जो भी यहाँ के प्रभारी रहेंगे, चाहे सिविल सर्जन रहेंगे, मैं उसके बाद आपको देखिएगा जाकर के कि इस स्कूल की या अपने अस्पताल की व्यवस्था कैसी होगी। क्योंकि ये हमारा वाल्मीकि नगर क्षेत्र जो है नंबर 1 क्षेत्र कहलाता है आपका पूरे देश का। तो उसको एक नंबर, पूरे देश में एक नंबर में स्वच्छता में, जो भी हम लोग स्वच्छता अभियान हमने किया है अभी 1 तारीख को, पूरे हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हम लोगों ने पूरे जाकर के अपने बकुठवा स्थान का पूरा साफ सफाई किया, और भी हमारे लोग सब कर रहे हैं। तो अस्पताल की कंडीशन ऐसी होगी जो कि आपको समझेंगे कि जैसे दिल्ली और दूसरे जगहों में होती है, वैसी कंडीशन अस्पताल की बनेगी। सर उसमें एक्सरे की पूरी मशीन है, पूरा मशीन अवेलेबल है सर, लेकिन गरीबों के लिए एक्सरे बाहर से करवाना पड़ता है 200, 500, 400 रुपया दे के, लेकिन एक टेक्नीशियन नहीं आ पाता है सर। तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि नगर क्षेत्र को एक नए चेहरे की ज़रूरत है सर, क्योंकि जब वाल्मीकि नगर क्षेत्र में नया चेहरा आएगा तो जैसे आप बोले हैं कि 1 नंबर पे लोकसभा में आता है, तभी सर ये मॉडल एक लोकसभा बनेगा सर। सर क्या कहना चाहिए, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी कहीं कहीं पे सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है बहुत दयनीय है सर। हाल फिलहाल में बगहा से मिड डे मील के नाम पे जो भोजन कराया गया था, 200-300 बच्चे बीमार हो जाते हैं भोजन को लेके, इस पे क्या कहिएगा? बिहार सरकार कुछ कहना ही नहीं चाहता है सर। ऐसा है कि यहाँ की जो व्यवस्था आप जानते हैं कि कैसी हो चुकी है। एक तो काफ़ी मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब हो चुका है, प्लस कोई पूछने वाला तक नहीं है। हमारे जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पता नहीं वो क्या करते रहते हैं। अभी आपने मेरे को इस संज्ञान में लाया है, मैं खुद सिविल सर्जन से आपसे बात करूंगा, प्रभारी से बात करूंगा, और जहाँ पे जो मिड डे मील वाली जो बात कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी से मैं बात करूंगा जो आपने। लेकिन मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो यहाँ पे ये सब सारी कमियाँ दूर हो जाएंगी, और सब शिक्षा भी उच्च स्तर पे होगी, स्वास्थ्य भी उच्च स्तर पे होगा, और रोजगार भी मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट कराऊंगा। क्योंकि हर एक क्षेत्र के विकास के लिए 3 मूलभूत चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ होती है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा रोजगार। अगर ये चीज़ तीनों इस किसी क्षेत्र में अच्छा हो जाए तो वहाँ का अपने आप जीवन स्तर बढ़ जाता है, अच्छा सर नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को मैं बता दूं कि अभी मैं बेतिया जिला के रामनगर प्रखंड के बड़गो गांव में हूं। पूरे बड़गो ही नहीं, पूरे चंपारण वासियों को गर्व होता है। हमारे पीछे तस्वीर में आपको एक पोस्टर दिख रहा होगा, बापू धाम ट्रस्ट। इसके जो संस्थापक हैं, जो भारत सरकार के पूर्व एडीजी हैं और भाजपा के नेता हैं, जो पूरे चंपारण वासियों के लिए किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आइए हम उनसे बात करेंगे पूरे चंपारण की सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को लेके, चंपारण की शिक्षा व्यवस्था को लेके, और एक जो खबर है काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि सर जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। इस पे सर की क्या प्रतिक्रिया है, हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका, बताइए। सर पूरे चंपारण में और वाल्मीकि नगर लोकसभा में एक जो खबर है वो सुर्खियों में है सर। सब बोल रहे हैं कि सर इस बार आप लोकसभा का चुनाव लड़िएगा। सर इसकी क्या सच्चाई है, बताइए तमाम दर्शकों को, पूरे वाल्मीकि नगर की जनता को। सर ऐसा है कि हम पिछले 1.5 दशक से 2008 से बाबू धाम ट्रस्ट की स्थापना किया, पिताजी के इच्छा के अनुसार में। जो उनके अंतिम समय जब था, उन्होंने प्रण दिया कि मैं इस क्षेत्र की सेवा करूंगा। और पिछले 2008 से नवंबर में हमने स्थापना किया। उसके बाद से मैं इस क्षेत्र की सेवा करता चला रहा हूँ। हर एक महीना नौकरी में रहते हुए मैं हर एक महीना यहाँ क्षेत्र में आता हूँ और गरीबों के बीच में घूमता हूँ। उनके कंबल का वितरण हुआ, दवा का वितरण हुआ, आपको आँखों का इलाज हुआ, आप गरीब बच्चों की शादी का हुआ, प्लस उसके बाद और भी तरह की समस्याओं का जो समाधान हम लोग करते रहते हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने काफ़ी दवा का वितरण भी किया, प्लस सैनिटाइजेशन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ सैनिटाइजेशन किया घरों का। हमने राशन करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के लिए हम लोग राशन बांटा।
प्लस खाना भी खिलाए 1 से 2 लाख लोगों का। सर हम लोगों को सर गर्व होता है, हम लोग जब मैं बच्चे इसलिए अभी बता रहा हूँ, तो ये सब करते करते करीब 1.5 दशक हो गए, तो लोगों का कहना था कि आप आते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन बिना किसी स्वार्थ आपका नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं, मैं सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, हमारे एमएलए और एमपी लोग जो आते हैं केवल जब इलेक्शन होता है उसके पहले आते हैं, उसके बाद फिर नज़र नहीं आते हैं। तो आप कम से कम बिना एमपी और एमएलए बने हुए आप इतनी सेवा करते हैं, तो क्यों ना आप और भी मजबूत होंगे जब आप बनिए। उनके दबाव में, उनकी इच्छा के चलते मैं जब हमारा जब रिटायरमेंट हुआ 2019 में, तो मैंने काफ़ी सोच विचार किया कि क्या किया जाए। तो फिर मैंने 2023 के 25 फरवरी को हमारे माननीय गृह मंत्री जी की जो रैली थी लौरिया में, उनके सानिध्य में मैंने भाजपा ज्वाइन किया, और मैं उसी समय से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और जो भी हमारे 9 साल बेमिसाल, मेरी माटी मेरा देश और अलग अलग जनसंपर्क अभियान में हम कर रहे हैं। अगर पार्टी इस लायक समझती है कि भाई हमको लड़ाए यहाँ से, तो मैं ज़रूर पार्टी के नेतृत्व में लड़ूंगा और जीत, क्योंकि लोगों का प्यार है, मुझे लगता है कि लोग हमको प्यार देंगे और मुझे जीत दर्ज कराएंगे। सर हम सभी को सर गर्व होता है, जब हम लोग बच्चे थे तो आपके द्वारा 10 या 15 कंप्यूटर बड़गो स्कूल में दिया गया था। तमाम यहाँ पे जो भी गरीब बच्चे हैं सबको कलम कॉपी सब कुछ दिया जाता है सर। तो सर एक क्वेश्चन, आपको भी पता है कि जो भी विपक्षी पार्टी है, जदयू हो गया, आरजेडी हो गया या सपा हो गया, चाहे आप देख लीजिए सभी जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इंडिया एक पार्टी बनाए हुए हैं सर। ममता बनर्जी से लेके MK स्टालिन से लेके, चाहे यहाँ के जो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार हैं, सभी के सभी लोग मिल के सर लोकसभा चुनाव के लिए 2024 में, सर आपको क्या लगता है 2024 में फिर से मोदी सरकार आएंगी क्या भारत? ऐसा है, ये इंडिया गठबंधन जो है, ये घमंडिया गठबंधन है एक तरह से, आपस में ही लोग भिड़ रहे हैं। आपने अधीर रंजन जी का आपने वक्तव्य सुना होगा कि टीएमसी को हम बर्बाद कर देंगे। जी जी। उसके बाद आपने देखा होगा कि आप पार्टी के जो है जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ में लड़ने के लिए। तो ये सब चीज़ जो है आपस में इनमें कोई सामंजस्य नहीं है। एक कोई दूसरा स्टेटमेंट देता है, कोई तीसरा स्टेटमेंट देता है, चौथा स्टेटमेंट देता है। ये लोग कभी भी, अभी देखिए अभी सीट एडजस्टमेंट हो रहा है, कैसे होता है। ये कुछ भी कर ले, अगर सीट एडजस्टमेंट भी कर ले तब पर भी मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता है पार्लियामेंट में अंदर। और ये जो मोदी जी जो हैं, ये 2024 में जितना अभी सीट आई है उससे ज़्यादा सीट से प्रधानमंत्री बनेंगे। और चंपारण की जनता जो है उनको क्या कहती है पता है? ये मोदी नहीं एक आंधी है, ये मोदी नहीं एक आंधी है, नव भारत का गांधी है। सर आपको भी पता है कि सर बिहार में 40 लोकसभा सीट है, तो सर इस बार परचून बहुमत से बिहार में भी झंडा गाड़ेगी क्या बीजेपी? एकदम, जितना पहले का सीट बीजेपी का है उससे एक भी कम नहीं आने का है, उससे ज़्यादा ही हम लोग चांसेस है कि आप देखो ना भाई, देश का सम्मान कितना ऊंचा हुआ है। आप G20 का सम्मेलन देखो, हमारा अधिवेशन नए में जो हुआ, पहला हमारा महिला आरक्षण का जो नया ऐतिहासिक कदम उठाया इन्होंने, हमारा जो भी नौजवानों के लिए चाहे 370 धारा हम लोगों ने चेंज किया। अभी देखो पीओके भी हमारे पास आने वाला है, अपने आप आ जाएगा। तो मोदी जी का जो सम्मान हुआ है विदेश के अंदर, चाहे पूरे विश्व में, आजकल पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देख रहा है। जो पहले भारतीय हम लोग विदेश जाते थे तो हमारा भारत का जो पासपोर्ट होता था उसका उतना इज्जत नहीं होता था। आज के टाइम में भारत का पासपोर्ट का इतनी इज्जत है कि लोग बाग अगर देखते हैं कि हाँ भैया भारत से हैं, लोग बाग कहते हैं अरे बाप मोदी जी के यहाँ से, ये नाम हुआ है। सर आप देख पा रहे होंगे कि बिहार में बहुत सारा पुल गिर गया है सर, खगड़िया में भी गिर गया है, बहुत जगहों पे गिर गया है। लेकिन बिहार का एक यूट्यूबर जब इस चीज़ का आवाज़ उठाता है तो बिहार सरकार के द्वारा उसके ऊपर NSA लगा के अंदर करवा दिया जाता है। भाजपा के बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बाइट भी देते हैं और बोलते हैं कि वो निर्दोष है, जिसका नाम मनीष कश्यप है। सर क्या कहना चाहिएगा? जो बिहार सरकार पत्रकारों को खुल के बोलना नहीं देती है, जबकि सबको पता है कि हम लोग 4th पिलर ऑफ इंडिया हैं, लोकतंत्र के 4था स्थान है, तो ऐसा कब तक चलेगा सर? ये एकदम गलत हो रहा है। अगर बिहार सरकार ऐसा कर रही है उसको इस चीज़ों से कि हमारा एक पत्रकार जो है जो सही चीज़ दिखा रहा है, जो समाज की बुराइयों को जो दिखा रहा है, समाज में चाहे ब्रिज गिरना, ये सरकार का उसमें
गलतियां हैं उसको अगर उजागर कर रहा है, तो अगर उसके खिलाफ कोई कदम उठाया जा रहा है तो सरासर गलत है। उसका मैं खंडन करता हूं और मैंने उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। सर, आप हमेशा गरीबों की सेवा में तत्पर रहते हैं सर। आपको भी पता है कि जो खबर चलाया गया था उसकी क्या सच्चाई, उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, यह चीज़ का सच्चाई है कि बिहार जो है मजदूर का सप्लायर स्टेट है सर। इसको एक बढ़िया मुख्यमंत्री की ज़रूरत है जो बेस्ट है और बेस्ट दे पूरे मतलब एक पूरे कंट्री में हम लोग का नाम हो, पूरे बिहार का नाम हो। और कहीं नहीं कहीं बिहार सरकार बोलती है हम इतना रोजगार देंगे, कभी 10 लाख कभी 20 लाख, लेकिन जब रोजगार देने की बात आती है तो पूरे युवाओं को ठेंगा दिखा दिया जाता है। इस चीज़ को लेके क्या कहिएगा सर? अभी पिछले इलेक्शन जो हुआ था तो कहते ना कि तेजस्वी जी की हम 10 लाख नौकरियां देंगे। जी जी। कहाँ गया 10 लाख नौकरी? और सोचिए कि जो हमारे मजदूर भाई जो पहले जब कोरोना के समय में जब सारे लौट के आए थे तो ये भी कहा गया था कि हम सबको यही नौकरी देंगे। क्या हुआ? केवल हवाई बातें हो रही हैं। हमारा मजदूर और भी मजदूरी करने के लिए दूर दूर चला जाता है। अगर यहाँ जॉब मिलेगा, अगर यहाँ काम मिलेगा तो क्यों जाएगा? कोई भी अपना घर छोड़ के क्यों जाएगा? इसलिए टोटली बिहार सरकार का फेल्योर है। सर, अभी हम लोग जिस विधानसभा में हैं सर, वो 2 नंबर विधानसभा में आता है सर। लेकिन यहाँ पे जो रजिस्ट्री ऑफिस खुलने वाला था वो लौरिया में चला गया सर। तो कहीं नहीं कहीं यहाँ के जो भी विधायक महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, अगर आपके जैसा प्रतिनिधि अगर इस वाल्मीकि नगर में हो तो यहाँ पे अगर रजिस्ट्री ऑफिस खुलता तो यहाँ के करीब नहीं कुछ तो 200 से 300 गरीब लोगों को रोजगार मिलता कि नहीं सर? एकदम होना खुलना चाहिए। जो हमारा विधानसभा का हमारे यहाँ खुलना चाहिए। ये तो टोटली सरासर हमारे जनप्रतिनिधि की कमजोरी है। ये तो इसका मतलब वो नहीं बोल पाते हैं। मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि मैं 2-3 दिन पहले नौतनवा पचमुआ वहाँ गया था। वहाँ टोटली आप सोचिए कि 90% मुस्लिम आबादी है। वहाँ पे लोगों ने हमसे दुखड़ा रोया कि सर हम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, एमएलए के पास और भी जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे, हम लोग 10 बार गए लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और चिट्ठी लिख देते हैं, कोई अफसर उसके बात नहीं मानते हैं। अब वहीं पे वो लोग करेंगे हमारा तार जो है टूटा हुआ पुराना हो गया, टूट के गिर जाए, हम लोग बिजली कट जाती है। हमारा ट्रांसफार्मर हमेशा कम पावर का लगा हुआ है। वो लोग चाहते थे कम से कम 120-140 मेगावाट का होना चाहिए, ये 63 का ऐसे कुछ लगा हुआ है। तो हमने उनकी समस्या सुनी और वहीं पे हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की। फिर तुरंत हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का फ़ोन आया, उसने कहा कि सर आप चिंता न करें, मैं इसको तुरंत काम को कराता हूँ। अगले दिन वहाँ पोल गिरने शुरू हो गए, वहाँ पे अधिकारी आए और फिर उसके अगले दिन मेरे पास फ़ोन आया कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसा हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सर। और सोचिए कि वो मुस्लिम इलाका पूरा 90%, वो करेंगे सर आप कहीं से भी आए, चाहे ना भाजपा से क्यों नहीं आए, हम आपके साथ हैं। तो ये चीज़ काम अगर जो करता है, काम अगर जो करेगा प्रतिनिधि, उसको जात पात कुछ भी नहीं है, कोई धर्म कुछ नहीं है, उसको वोट देंगे। इंडिविजुअल उसका अपनी छवि अगर अच्छी रहेगी, काम करने का छवि अच्छा रहेगा तो वो जीत के जाएगा। बाकी जो भी लोग हमको देख रहे हैं वाल्मीकि नगर का, आप सबसे निवेदन है कि सर अगर इस बार चुनाव लड़ते हैं और पार्टी इनको टिकट देती है तो आप सब वाल्मीकि नगर में नए चेहरा को लाइए। इससे पूरे वाल्मीकि नगर लोकसभा का विकास होगा और जैसे हम लोग नंबर 1 पे आते हैं वैसे ही नंबर 1 हो जाएगा वाल्मीकि नगर। बाकी आप सब देख रहे थे टाइम्स ऑफ बिहार। मैं हूँ दिलीप कुमार पटेल। जय हिंद, जय भारत।